श्रीलंका की आवाम भी अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत का अफीम चाटकर बहुत मस्त थी, पर अब वो उन नेताओं के घर फूंक रही है। घनघोर नेशनलिज्म की लहर पर सवार होकर राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका की 75% बौद्ध सिंगली आबादी को 12% तमिल, मुस्लिम और दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ भड़काकर जबरदस्त जीत हासिल करी थी। और आज हाल देखिए, राजपक्षे का वही वोट बैंक प्रधानमंत्री का घर जला रहा है। वैसे तमिलों की चूड़ी टाइट करके मेजॉरिटेरियन सिंघलियों को अच्छे दिन बेचने वाले श्रीलंका के चौकीदार ने मिल बैठकर बात करने के बजाय झोला उठाकर निकलने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन फिर भी चौकीदार के चमचों को अवाम बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। किसी को कूड़ेदान में फेंका जा रहा है तो किसी को पीटा जा रहा है। आपको बता दूं कि महिंद्रा राजपक्षे ने भी श्रीलंका में कट्टर बुद्धिस्टों को तमिल और मुस्लिमों के खिलाफ वायलेंस को नजरअंदाज किया, या यूं कहें कि उन्हें हिंसा करने का फ्री लाइसेंस दे दिया और तमिल और मुसलमानों पर हुए जुल्मों पर खुद चुप रहे। आज अंजाम देख लीजिए, आपके सामने है। श्रीलंका जल रहा है, सत्ताधारी पार्टी के नेता सुसाइड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की राजधानी दिल्ली में टीबी, जी हां टीवी नहीं टीबी वाले 9 मई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इस दिन शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। टीबी वाले अंकल, आंटी और तमाम जोकर सुबह ही सज धज कर शाहीन बाग पहुंच गए अपनी रिपोर्टिंग नुमा जोकरेटी के लिए। सबकी बाछें खिली हुई थी कि शाहीन बाग पर बुलडोजर चलने वाला है, लेकिन सबको उम्मीद के मुताबिक तमाशा देखने को नहीं मिला। सत्ताधारी दल के तरफ से अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए शाहीन बाग भेजा गए बुलडोजर वापस लौट आए। एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर को सिर्फ एक शटरिंग मिली, जिसे मजदूरों ने खुद ही हटा लिया। शाहीन बाग में एनक्रोचमेंट है ही नहीं तो गिराते क्या। हां, एसडीएमसी की साख जरूर गिर गई, करारी बेइज्जती हुई वो अलग। पहले जहांगीरपुरी और अब शाहीन बाग से भी बुलडोजर वापस लौट आया। पर दोस्तों, शाहीन बाग में जब कोई एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण नहीं मिला तो गोदी मीडिया ने बोर्ड लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मचान को ही मुद्दा बना लिया। खैर, अब ये बात इंटरनेशनल मीडिया में एकदम क्लियर हो चुकी है कि भारत में एनक्रोचमेंट हटाने के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली में भी सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने का सियासी तमाशा चल रहा है। शाहीन बाग के नाम पर देश की जनता का ध्यान बेहद संजीदे मुद्दों से भटकाया जा रहा है। तो दोस्तों, दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर श्रीलंका तक जो सियासी उथल पुथल का तमाशा इस वक्त चल रहा है, उसके पीछे की हकीकत से रूबरू कराऊंगी आपको आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले शाहीन बाग की बात कर लेते हैं। कल सुबह 11 बजे शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचा। उसके साथ एमसीडी के पदाधिकारी और पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स वहां मौजूद थे। बुलडोजर की खबर मिलते ही लोगों की अच्छी खासी भीड़ वहां जमा हो गई और मीडिया के कई लोग भी वहां पहुंच गए। जहां एक तरफ गोदी मीडिया इसको इलीगल यानी अवैध कब्जा कह रहा था, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि शाहीन बाग में कोई अवैध कब्जा नहीं मिला। एक शोरूम के बोर्ड पर लगाई गई मचान को ही गोदी मीडिया ने कब्जे का नाम दे दिया। उसको भी वहां के रहने वाले लोगों ने खुद ही खोल दिया और बुलडोजर को बैरंग वापस लौटना पड़ा। इस पूरे सियासी तमाशे पर ज्यादातर जानकारों का मानना है कि बीजेपी अपने भक्तों को दिखाना चाहती है कि वो मुसलमानों को चैन से नहीं जीने देगी, इसलिए कि भक्त सिर्फ इसी बात से खुश हैं कि सरकार मुसलमानों को टाइट करे हुए है। मुसलमानों की जिंदगी, उसकी इज्जत और प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है। इन अनभक्तों को बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई की परवाह बिल्कुल नहीं है।
दोस्तों, दिल्ली के एमसीडी पर पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर वो कहती है कि यहाँ अतिक्रमण है, तो उसे ये बताना चाहिए कि अतिक्रमण आखिर किसने करवाया था, क्योंकि लोगों का कहना है कि बीजेपी के सभी पार्षद पहले रिश्वत लेकर कब्जा करवाते हैं, फिर उस नाजायज कब्जे को हटवाने के नाम पर फिर से पैसे लेते हैं। वैसे मौजूदा दौर में जितना हो सके मुसलमानों पर जुल्म करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की होड़ लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर है, खरगोन में मामा बुलडोजर है और अब दिल्ली में भी भगवा बुलडोजर है। इनमें से सब एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहते हैं। खैर, शाहीन बाग के लोगों की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने आपसी इत्तेहाद से इस साजिश को फेल कर दिया। दरअसल हकीकत यह है कि कोई भी नहीं चाहता कि सड़कों को तंग यानी पतला किया जाए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सड़कों के किनारों पर दुकान लगाने वालों का रोजगार ही छीन लिया जाए। सरकार के लोग इंसाफ से काम करें। मुसलमानों को निशाना बनाकर सियासत आने वाली पीढ़ियों के लिए कतई अच्छी नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर म्यांमार और श्रीलंका आपके सामने मौजूद है, जिससे सबक लिया जा सकता है। वैसे श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को वहां के लोग भगवान मानते थे। अब उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर अपनी फैमिली के साथ नेवी बेस पर पनाह लेनी पड़ रही है। जनता ने उनके घर पर आग लगा दी। भीड़ पर गोली चलाने वाले उनके सांसद को खुद को गोली मारकर अपनी जान देनी पड़ी। आसमान पर थूक वापस अपने मुंह पर ही गिरता है, ये भूलना नहीं चाहिए। चाहे सोने की लंका हो या सोने की चिड़िया, गलत नेता को वोट देने का खामियाजा देश की जनता को ही भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इस वक्त श्रीलंका में लोगों के लिए अनाज कम पड़ रहा है, इलाज के लिए दवाइयां नहीं हैं, विदेशी कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, 16-16 घंटों तक बिजली की कटौती चल रही है, एटीएम खाली हैं, 1 महीने के अंदर 2 बार वहां इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा चुकी है। और ये तमाम बातें उस मुल्क में हो रही हैं जिसे उसकी नेचुरल ब्यूटी और टूरिज्म के लिए जाना जाता था। अंग्रेजों की 150 साल की हुकूमत के बाद साल 1948 में आजाद होने वाला श्रीलंका आजादी के बाद के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मंडे को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया। देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट का है और सबसे पहले उसी से निपटे जाने की जरूरत है। लोगों को तेल, गैस, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। उसके लिए श्रीलंका अभी दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंट है, वर्ल्ड बैंक पर डिपेंडेंट है, दूसरे देशों से इमरजेंसी के तौर पर मिलने वाले कर्ज पर डिपेंडेंट है। कुल मिलाकर कहा जाए तो श्रीलंका के मौजूदा हालात बहुत ही ज्यादा संजीदा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियल तौर पर उनके हालात बहुत खराब हैं। उनके पास सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। वो जहां जहां से कर्ज ले सकते हैं उसी की तलाश में हैं। लोगों में जो नाराजगी है अपनी लीडरशिप को लेकर, उसे नेता झेल नहीं पा रहे हैं। ऐसे हालात में श्रीलंका ऐसी जगह आकर खड़ा हुआ है कि उसके पास पैसे नहीं हैं और आम जनता की रोजमर्रा की चीजें वहां काफी महंगी और पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अगले कुछ दिनों में ये चीजें उनकी पहुंच से और भी बाहर हो सकती हैं। हालात सुधरने की उम्मीद में वहां के प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे से इस्तीफा मांगा गया था, जो उन्होंने अब दे दिया है। लेकिन इस्तीफा देने से अब हालात फौरन तो दुरुस्त नहीं हो जाएंगे, उसे सुधारने में भी वक्त लगेगा और कदम भी उठाने पड़ेंगे। फाइनेंशियल मोर्चे पर उनकी हालात इतनी गई गुजरी हो गई है कि आसानी से ठीक नहीं होने वाली। जानकारों के मुताबिक श्रीलंका के सियासी और इकोनॉमिक हालात अभी इतने ज्यादा खराब हैं कि उन्हें बहुत सख्ती से काम लेना होगा, नहीं तो श्रीलंका के हालात अभी जितने खराब हैं उससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। यहां पर आपको बता दूं कि बढ़ते इकोनॉमिक क्राइसिस और रोजाना की जरूरतों के पूरे नहीं होने के चलते मार्च के आखिरी में इसी साल लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था और गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए थे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की सड़कों पर उतरकर लोगों ने सरकार से कार्रवाई और जवाबदेही की मांग करी। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने वहां के प्रेसिडेंट के निजी आवास यानी उनके पर्सनल रेजिडेंट के बाहर ईंटें फेंकी और आग लगा दी।
पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया और उसके बाद वहां 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। पर यह प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट राजपक्षे ने 1 अप्रैल को पूरे मुल्क में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, जिससे वहां के ऑफिसर्स को बिना वारंट के लोगों को हिरासत में लेने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार मिल गया। लेकिन कर्फ्यू की परवाह किए बिना प्रोटेस्ट अगले दिन और ज्यादा बढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने सैकड़ों प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया। इसके बाद इमरजेंसी को 5 अप्रैल को रद्द कर दिया गया, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट जारी रहे। 29 अप्रैल को वहां की सरकार पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ाते हुए सैकड़ों ट्रेड यूनियन ने बड़े पैमाने पर हड़ताल और प्रदर्शन किए। इसकी वजह से देश भर में स्कूल, दुकानें, बैंक और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बंद रहे। इसके बाद 1 महीने के अंदर ही 6 मई की आधी रात से एक बार फिर श्रीलंका में इमरजेंसी लागू कर दी गई और ये इमरजेंसी अभी भी जारी है। लेकिन वो सारे प्रोग्राम या बातचीत जो राजपक्षे सरकार आर्थिक यानी इकोनॉमिकल रिकवरी के लिए कोशिश के तौर पर कर रही थी, अब प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद उन सब पर एक बड़ा सा फुल स्टॉप लग गया है। अब वो सारे प्रोग्राम्स आगे कैसे बढ़ेंगे, इसे लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, क्योंकि श्रीलंका में इस वक्त कोई सरकार नहीं है। ऐसे में अब अगली सरकार कौन सी होगी और कौन है जो देनदारों से बात करेगा, इसे लेकर कुछ भी साफ नहीं है। खैर, अहम बात यह है कि इकोनॉमिक क्राइसिस से घिरे श्रीलंका की जनता ने प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के घर को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत और 1 सांसद ने खुदकुशी कर ली। नफरत की सियासत का यही अंजाम होता है कि अपने मुल्क के माइनॉरिटी कम्युनिटी से नफरत करने वाला मुल्क एक दिन इकोनॉमिकल क्राइसिस यानी आर्थिक संकट में घिर जाता है, जल जाता है। इस हकीकत को याद रखें कि किसी भी मुल्क की बर्बादी के लिए हर वो शख्स जिम्मेदार है जिसको लगता है कि मुल्क में तालीम, हेल्थ सर्विसेज यानी चिकित्सा और रोजगार से ज्यादा अहम उसका मजहब है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।